हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ने पीएचडी इंटीग्रेटेड एमफिल पीएचडी एंड एमफिल प्रोग्राम्स के लिए आवेदन पत्र मंगाया है, जिस पर कि हम आज चर्चा करेंगे। जो बच्चे पीएचडी करना चाहते हैं तो उनके लिए ये महत्वपूर्ण है। पीएचडी थ्रू रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट यानी कि RET 2021 एंड डायरेक्ट एडमिशन RET एग्जेम्प्टेड के थ्रू फॉर्म भरा जाएगा। और यहाँ पर लिखा गया है कि डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी विद्या वृद्धि डिग्री प्रोग्राम विभिन्न सब्जेक्ट्स में निकाला गया है, जिसको कि RET और RET एग्जेम्प्टेड मोड से लिया जाएगा। और जिन बच्चों का रजिस्ट्रेशन सितंबर 2021 में हुआ है और मार्च 2022 में इनका सत्र कंप्लीट हो रहा है, वो भी इसको भर सकते हैं इस फॉर्म को। और ऐसे बच्चे जो ये उम्मीद लगा कर रखे हैं कि अगर उनका नेट का रिजल्ट आता है 15 अप्रैल 2022 तक, तो वे भी इस फॉर्म को भर सकते हैं एलिजिबिलिटी के आधार पर। और यहाँ पर मार्च 2022 जो सत्र है उसके लिए RET एग्जेम्प्टेड जो है अलग से नोटिफिकेशन नहीं जारी करेगा। और एडमिशन लेने के बाद इसका जो एंट्रेंस टेस्ट होगा वो लिखा गया है कि 16 मार्च 2022 को कंडक्ट कराया जा सकता है। बाकी और जानकारी को हम देख लेते हैं। जो डिसिप्लिन है, अगर आर्ट्स फैकल्टी की बात करें खासतौर से हिंदी की, तो वो आर्ट्स फैकल्टी के अंतर्गत आता है। ठीक है, एक चीज़ ध्यान में रखिए कि दो तरीके से पीएचडी में एडमिशन हो रहा है। एक तो आप एंट्रेंस टेस्ट देंगे, ठीक है, और एक है कि अगर आप नेट JRF हैं तो ऑलरेडी आपको कुछ एकेडमिक क्राइटेरिया कंप्लीट करने के बाद उसमें इंटरव्यू देना पड़ेगा। तो यहाँ पर पूरा बताया गया है कि मेन डिसिप्लिन एलाइड डिसिप्लिन कम्बिनेशन फॉर RET एग्जेम्प्टेड कैंडिडेट्स के लिए कुछ जो भी कम्बिनेशंस हैं उसको भी ध्यान में रखने की ज़रूरत है, जो कि एलाइड सब्जेक्ट्स हैं। और उन एलाइड सब्जेक्ट्स को नीचे यहाँ पर दिया गया है, नीचे भी हम बताएंगे। बाकी जो मिनिमम एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट है कि आपका एडमिशन होने के लिए एक तो आपको एग्ज़ाम क्वालिफाइंग करना पड़ेगा मिनिमम परसेंटेज के हिसाब से, और बाकी 50% आपके एकेडमिक रिकॉर्ड्स को भी देखा जाएगा। ठीक है, अब ये एकेडमिक रिकॉर्ड्स कैसे बनते हैं, कैसे निर्धारित किए जाते हैं, उसका कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, यहाँ पर फार्मूला दिया हुआ है। ठीक है, फार्मूले के आधार पर PG अगर पोस्ट ग्रेजुएट एग्जामिनेशन है तो उसके लिए कैसे आप अपने मार्क्स को निर्धारित कर सकते हैं। फिर अगर आपका पोस्ट ग्रेजुएट नहीं कंप्लीट है तो फिर कैसे एग्ज़ाम्स को निर्धारित कर सकते हैं, इसका जो नंबर्स है। और अंडर ग्रेजुएट डिग्री इन कंसीडर्ड एट द क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन, तो ये सब फार्मूले दिए गए हैं। उन फार्मूला के आधार पर यहाँ पर बताया गया है, ठीक है, कि M का मतलब क्या है, मार्क्स फॉर एकेडमिक रिकॉर्ड, X1 का है पोस्ट ग्रेजुएशन, X2 का अंडर ग्रेजुएशन, X3 का है इंटरमीडिएट, और X4 का है हाई स्कूल, और X5 का है हाई स्कूल सेकेंडरी एग्जामिनेशन। तो ये बताया गया कि कैसे आप अपना एकेडमिक स्कोर कैलकुलेट कर सकते हैं। एक उदाहरण के माध्यम से यहाँ समझाने की कोशिश की गई है कि मान लीजिए आपका पोस्ट ग्रेजुएशन में 56.10% है, फिर आपका अंडर ग्रेजुएट में 60.39% है, फिर आपका इंटरमीडिएट में 62.25% है, या फिर आपका हाई स्कूल में 55.65% है। तो उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 56.110% को यहाँ पर 56.10, फिर फार्मूला बनाया गया था 0.6 गुणे 60.39। ऐसे कैलकुलेट करने के बाद फार्मूले के आधार पर पूरा जो इसका टोटल आ रहा है 58.11%। अच्छा, ये जो फार्मूला है ऊपर दिया गया है, इस फार्मूले के आधार पर ही आप कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर फार्मूला दिया गया है कि अगर आप एकेडमिक लाना चाह रहे हैं तो आपका PG X1 प्लस 0.6, फिर X2 प्लस 0.25, फिर X3 प्लस 0.5,
1.5 फिर x4 और इसको 2 से डिवाइड कर देना है। तो उस हिसाब से आपका एकेडमिक स्कोर मिल जाएगा। यहाँ पर पूरा जो भी सिंबल्स हैं उनका मतलब भी बताया गया कि किसके बारे में क्या है। तो कुल मिला जुला कर 50 से ऊपर होना चाहिए आपका एकेडमिक रिकॉर्ड, 50% से। अगर उससे कम है तो फिर थोड़ा सा दिक्कत है। फिर यहाँ पर बताया गया कि जो RET की क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है उसमें आपको उपस्थित होना पड़ेगा। इसके बाद PhD में आपका एडमिशन होगा। और अलग अलग तरीके से बताया गया कि कई जगह जैसे PG में परसेंटेज होता है, कई जगह CGPA होता है, ठीक है। तो इनका एक आप अपने यूनिवर्सिटी से परसेंटेज में कन्वर्टेड वाला फॉर्म जो भी सर्टिफिकेट होता है उसको भी आपको बताना होगा वहाँ, ठीक है, देना होगा, तभी हो सकता है। अगर इसमें रिजर्वेशन की बात करें तो अलग अलग तरीके से रिजर्वेशन की भी इसमें बताया गया है। जैसा कि हर जगह रिजर्वेशन होता है। SC कैटेगरी को 15%, ST को 7.5%, और इसी तरीके से आगे OBC का जो है वो 27% रिजर्वेशन रहेगा। और EWS का जो है वो 10% रिजर्वेशन है। ये सब रिजर्वेशन लागू रहेंगे। इसके अलावा अगर हम देखें PWD यानी कि पर्सन्स विथ डिसेबिलिटी, इनका कुल 5% सीट रिजर्व है इनकी। लेकिन इसमें अलग अलग तरह की कैटेगरीज है, सभी कैटेगरीज को 1-1% दिए जाने की इसमें बात कही गई है। तो एक तरीके से 5% PWDs के लिए। तो रिजर्वेशन भी आप समझ गए होंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि इसमें जो परसेंटेज का कुछ रिलैक्सेशन दिया गया है, ठीक है। जैसे कि जो PhD में एडमिशन लेना चाहता है और कैटेगरीज में खासतौर से SC ST एंड PC कैंडिडेट हैं, तो इनको जो क्वालिफाइंग मार्क्स होने चाहिए वो 45% और 47.50% के आसपास में होना चाहिए। और बाकी जो PWD वाले हैं तो उनको लिखा है कि इनको डबल लाभ नहीं दिया जाएगा। जैसा SC ST OBC है वैसे इनको भी रिलैक्सेशन दिया जाएगा। तो यानी कि जैसे जनरल को 50% पाना है तो OBC SC ST को ये सब 45% से लेकर 47.50 की यहाँ पर बात कही गई है। तो इस पॉइंट्स को भी आप ध्यान में रखिए। जब आप फॉर्म भरेंगे तो और भी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मोटे तौर पर आप फॉर्म भरने से पहले इन सारी चीज़ों को देख लीजिए। बाकी अगर हिंदी विषय में बात करें तो कुल कितनी सीटें हैं उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर हिंदी का दिया हुआ है, कोड नंबर दिया गया है। RET के थ्रू 20 सीट हैं और RET एग्जेम्प्टेड के थ्रू 45 सीटें हैं। तो आप जान रहे हैं RET सीधे आप परीक्षा देकर PhD में एडमिशन लेंगे, और RET एग्जेम्प्टेड जिनको एग्ज़ाम नहीं देना होगा, नेट JRF हैं, तो वो अपने एकेडमिक क्राइटेरिया के आधार पर इंटरव्यू देने जाएंगे, ठीक है। और बाकी अगर बात करें कि टेस्ट कैसे होगा, इसका जो टेस्ट निर्धारित किया गया है कि कैसे टेस्ट होगा, तो 2 तरीके की बात यहाँ पर कही गई है कि टेस्ट A जो कि आपके सब्जेक्ट नॉलेज पर आधारित होगा, लॉजिकल रीजनिंग के आधार पर होगा, और रिसर्च एप्टीट्यूड को उसमें ध्यान दिया जाएगा। तो ये तो एक तरीके से रिटेन एग्जाम इसको आप बोल सकते हैं। दूसरा है टेस्ट B जो कि आपके इंटरव्यू के ऊपर निर्भर रहेगा, इंटरव्यू होगा। तो पहले ही बता दिया गया है कि जब आप क्वालिफाइंग करेंगे जो भी इसकी क्राइटेरिया है उसके बाद ही आपका इंटरव्यू होगा। आगे हम और चर्चा करेंगे कि कितने पे पास होना है। टेस्ट A में कौन कौन से विषयों से प्रश्न आएंगे ये इसमें बताया गया है विस्तार से कि MCQ आधार पर क्वेश्चंस होंगे, जिसमें कि 40% क्वेश्चन आपके रिसर्च मेथोलॉजी से संबंधित होंगे। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। रिसर्च मेथोलॉजी में क्या रहेगा? फाउंडेशन ऑफ रिसर्च, प्रॉब्लम ऑफ आइडेंटिफिकेशन, फार्मूलेशन, ठीक है, और रिसर्च डिजाइन, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च, मेजरमेंट, सैम्पलिंग। जो UGC नेट का फर्स्ट पेपर होता है उसी के आधार पर कुछ कुछ यहाँ पर प्रश्न आएंगे। बाकी जो 60% है वो आपके मास्टर लेवल पे जो सब्जेक्ट्स हैं उसके आधार पर यहाँ पर प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी कि 60 + 60 का परसेंटेज रेशियो बनाया गया है। 40% रिसर्च मेथोलॉजी से और 60% आपके सब्जेक्ट से रहेंगे। कुल टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे, बहुविकल्पी रहेंगे, और जो प्रश्न है वो 2 घंटे का होगा। जो आपका एग्ज़ाम होगा वो 2 घंटे का होगा। टोटल 300 मार्क्स के होंगे, यानी कि हर प्रश्न 3 नंबर के होंगे, और 1 नंबर आपका निगेटिव मार्किंग है, यानी कि इस एग्ज़ाम में निगेटिव भी है।
और आपको कम से कम 35% अंक लाना पड़ेगा इंटरव्यू के लिए। यहाँ पर देखिए 35% एक निर्धारित कर दिया गया है कि टेस्ट ए जब देंगे आप तो 35% आपको मिनिमम कम से कम लाना है। इसके बाद इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में आपको समय दिया जाएगा और 4 गुना लोगों को कॉल किया जाएगा, 4 गुना बच्चों को एक तरीके से इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। ये इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर। और बाकी जो इंटरव्यू होंगे उसमें से यहाँ पर बताया गया है कि उनके विषय से संबंधित ही इंटरव्यू रहेगा। और यहाँ पर क्या है कि पूरा करने के बाद मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो 210 नंबर आने चाहिए आरईटी वालों के लिए, और आरईटी एग्जेम्प्टेड के लिए 60 मार्क्स आने चाहिए इसमें। तो एक तरीके से ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान में रखिए। बाकी टेस्ट के बारे में मैंने बता दिया कि किस किस आधार पर होगा। इसी तरीके से पीएचडी की तरह एमफिल का भी एग्ज़ाम होगा जो लोग एमफिल देना चाहते हैं। इसके बाद यहाँ पर एक प्रोसेस ये है कि भाई फ़ीस कितनी होगी जब हम फॉर्म भरेंगे। तो फीस यहाँ पर बताया गया कि SC ST के लिए 400 है और अदर्स जो हैं वो सब 800 रुपया देंगे। तो 400 रुपये SC ST के लिए है, बाकी के लिए 800 रुपये फ़ीस है। तो इस फीस को भी आप ध्यान में रखिए। बाकी ऑनलाइन का प्रोसेस बताया गया कि पहले रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, फिर बाकी आप जब वेबसाइट खोलेंगे तो तुरंत चीज़ें आपको आएंगी। आपने फॉर्म भरे भी होंगे बहुत सारे, तो ये चीज़ें हैं। इसके बाद कहा जा रहा है कि जब आप सबमिशन कर लेंगे और अगर कोई इसमें कैटेगरी इत्यादि चेंज करना चाहते हैं तो वो फिर अलाउड नहीं होगा, इसलिए आपको फॉर्म बड़ा ही सावधानी से भरना है। और ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। तो इसके सेंटर्स भी दिए गए हैं, लगभग हर भारत के राज्य में इसके सेंटर हैं जो भी प्रमुख शहर हैं। ठीक है, तो आप अपने नज़दीकी शहर में इसको सेंटर बनाइए। बाकी सबमिशन इत्यादि करने के बाद आप देख लीजिए कि फॉर्म भरा जा रहा है 20 जनवरी से। ठीक है, और लास्ट डेट है भरने की 15 फरवरी, और एडमिट कार्ड ये सब निकलना शुरू हो जाएंगे 9 मार्च से, और एग्ज़ाम होगा 16 मार्च को। तो ये पूरा दे दिया है जो भी महत्वपूर्ण तिथियां हैं इस एग्ज़ाम से संबंधित, तो इसको भी आप ध्यान में रखिए। बाकी शेड्यूल फॉर एंट्रेंस टेस्ट शेड्यूल दे दिया 16 तारीख को, 16 मार्च को एग्ज़ाम होगा। दोनों टेस्ट ए और टेस्ट बी दोनों तरीके का एग्ज़ाम होगा। टेस्ट ए तो 16 मार्च को होगा, लेकिन जो टेस्ट बी है इसकी सूचना आपको अप्रैल के फर्स्ट वीक में दे दी जाएगी जब रिजल्ट्स आएगा। तो रिजल्ट्स कितना आएगा? 4 गुना आएगा। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। यानी कि अप्रैल में, एक तरीके से अप्रैल मई में इंटरव्यू शुरू होगा, अप्रैल को ही ध्यान में रखिए। उसी तरीके से एमफिल का भी होगा जैसे कि पीएचडी का हो रहा है। ठीक है, और एडमिट कार्ड इत्यादि जो हैं वो 11 तारीख के आसपास से आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। यहाँ पर एडमिट कार्ड लिख रहा है कि 11 से लेकर 16 मार्च तक आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। फिर भी आप वेबसाइट पे लगातार जुड़ते रहेंगे तो ठीक रहेगा। तो इस तरीके से आप अगर BHU से पीएचडी करना चाहते हैं, इसके इच्छुक हैं, और आपने नेट JRF क्वालिफाइड कर लिया है, नहीं भी किया है, अगर आपने पीजी कर लिया है, तो भी इस फॉर्म को आप भर सकते हैं और एग्ज़ाम देकर वहाँ पर पीएचडी कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि मेन पॉइंट्स आपको समझ में आ गया होगा, और बाकी जब फॉर्म भरेंगे तो और सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।